अच्छा, यूएचएस का पंजाब का हम 2022 का पेपर सॉल्व करने लगे हैं, बायोलॉजी पोर्शन। ठीक है, अब लिखे हैं 2022 है। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर टू। देखें, बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज, ठीक है, और बैक्टीरियो, इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है, अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, सिंपल। अच्छा, उसके बाद अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, अभी ये नम्स के भी 2024 के पेपर में आया। ठीक है, तो उसमें उन्होंने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं, कोई और पूछा हुआ है, ऑप्शन मोरलेस सिमिलर है, तो इसका जो आंसर है ये होगा सी, पार्वो वायरस। ये आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सारे जो हैं ये एडिनो वायरस, herpes वायरस और पॉक्स वायरस इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल है, हाउ मैनी टेल फाइबर्स आर अटैच टू एंड प्लेट ऑफ बैक्टीरियोफेज। देखिए, बैक्टीरियोफेज के सिंपल से स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना लिया है। सबसे पहले ये होता है कैप्सिड, कैप्सिड के अंदर डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से एक चीज़। उसके बाद टेल फाइबर होता है, ठीक है, या टेल शीट भी से कहते हैं। उसके बाद नीचे बेस प्लेट होती है, ठीक है, उससे पिन्स ऐसे निकल रही होती हैं, और बेस दोनों तरफ तीन तीन टेल फाइबर्स निकलते हैं, सिर्फ तीन, इस तरफ तीन, ये टेल फाइबर्स हैं, तो टोटल 6 टेल फाइबर्स होते हैं इसके। उसके बाद अगला सवाल है, द एंजाइम इंटीग्रेज प्रोटीएज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर फाउंड इन विच वायरस। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, आपको सिर्फ ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, तो अगर आपने HIV पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा होगा कि यूजुअली ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन होती है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो अगर आपने ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो एड्स कॉज करता है, ठीक है, अगर ये पढ़ा है, इसकी जो सबसे बेसिक जो बात है वो यही है कि इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। तो अगर ये वाली बात पता है तो ज़ाहिर है आप इसे डी मार्क कर सकते हैं। अगला है, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है ऐसी रेस्पिरेशन है जिसमें एनर्जी जो है वो कम बनती है। उसके बाद अगर ह्यूमन्स में हो तो वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। अगर यीस्ट में हो तो वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, 3 कार्बन है, ठीक है। अगर यीस्ट में हो तो प्रोड्यूस करता है इथेनॉल, इथेनॉल 2 कार्बन है। तो तीसरा कार्बन किस फॉर्म में आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, ईच कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट फर्स्ट, ठीक है, डैश एंड देन डैश। देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। अगर मैं बनाऊँ, ये माइटोकॉन्ड्रियल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम बी, ठीक है, सारे चल रहे होते हैं, A3। मगर जो, अगर मिसाल के तौर पे एक साइटोक्रोम है, अगला साइटोक्रोम है, ये पिछला साइटोक्रोम अगले को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, यही मेंशन है, ईच कैरियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन इट फर्स्ट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आया, इस वाले में, तो इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा, और किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन ऐड करना उसको कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना वो कहलाता है रिडक्शन। और ये जब अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के आगे किसी को देगा, ठीक है, अगले साइटोक्रोम को देगा, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो पहले क्या होगा, ये पहले रिड्यूस होगा, फिर उसके बाद होगा ये ऑक्सीडाइज। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्सप्लेन्स, ठीक है। अब बस ये पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाया है पूरा, कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जैसे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है, उसके बाद कोएंजाइम क्यू होगा, उसके बाद आपके पास साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A+A3, फाइनली ऑक्सीजन के पास, हाफ ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन को मिला के इसे वाटर बना लेगा। मगर इस पूरे प्रोसेस में जो H+ आइंस हैं, वो जो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है यहाँ पंप होते हैं, और बाद में एक एंजाइम यहाँ मौजूद होता है, ATP सिंथेस, ठीक है। वो एंजाइम H+ आयन को अंदर पंप करके ATP बना रहा होता है ATP से। तो फाइनली क्या हो रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस है। उसके बाद व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। देखिए, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल का कलर होता है, याद करने वाला है, येलोइश ग्रीन, और क्लोरोफिल ए का होता है ब्लूइश ग्रीन, ठीक है। क्लोरोफिल है तो ग्रीन तो होगा, तो अब एक जो बी है वो येलोइश ग्रीन है, और जो ए है वो ब्लूइश ग्रीन है। अपॉन इनिशियल हाइड्रोलिसिस स्टार्च यील्ड्स। देखिए, हाइड्रोलिसिस का मतलब है किसी चीज़ में वाटर को ऐड करके उसको तोड़ देना, ठीक है। तो स्टार्च है पॉलीसेक्राइड, ये टूटता है डाइसेक्राइड में, ठीक है। फिर डाइसेक्राइड आगे फर्दर टूटेगा मोनोसेक्राइड जो कि ग्लूकोज है। तो डाइसेक्राइड ऐसा कौन सा है
ठीक है। आप कहें सक्रोज भी है, डाइसेक्राइड, बाकी भी हमारे पास ग्लूकोज चले नहीं है, ठीक है, ये तो वैसे ही कट जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि कौन सा आंसर हो, माल्टोज भी है, तो माल्टोज इसका आंसर हो। क्यों? क्योंकि माल्टोज बना होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से, दो ग्लूकोज यूनिट मिलकर माल्टोज बनाते हैं और फाइनली इसने स्टार्च ने ग्लूकोज में टूटना है, तो इस वजह से ए आंसर होगा। उसके बाद अगला है ह्यूमन बोन सेल कंटेन -% ऑफ वाटर, ठीक है, ये याद करने वाला है। ह्यूमन बोन सेल में 20% ऑफ वाटर होता है क्योंकि बोन से रिजिड स्ट्रक्चर है, और ब्रेन जो है वो तो लेस रिजिड है, उसमें 85% तक वाटर होता है। अच्छा, अगला सवाल है यूनिक थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द फुली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड कॉन्स्टिट्यूट्स, ठीक है। 3D शेप किस किस की होती है? टर्शरी की भी होती है और क्वाटरनरी की भी होती है। मगर मसला क्या है, टर्शरी में एक चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की, पॉलीपेप्टाइड में पीपी लिख रहा हूँ, और क्वाटरनरी में एक से ज़्यादा होती है, मोर देन वन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इन्होंने कोई ऐसा मेंशन नहीं किया कि एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इसलिए हम टर्शरी इसका आंसर ही मार्क करेंगे, ठीक है। अगला है ब्यूटारिक एसिड इज डैश कार्बन फैटी एसिड। देखिए, ब्यूटारिक आप केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मैथ यूज़ होता है 1 कार्बन के लिए, एथ यूज़ होता है 2 कार्बन के लिए, प्रोप यूज़ होता है 3 कार्बन के लिए, ब्यूट यूज़ होता है 4 कार्बन के लिए, तो ब्यूटारिक एसिड जो है ये 4 कार्बन हो जाएगा फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसा होता है कि दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दो मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल मिले। प्रोटीन एक अकेला मॉलिक्यूल है, लिपिड अकेला मॉलिक्यूल है, विटामिन हम ऐसे क्लासीफाई नहीं करे होते, ठीक है, बट ये भी दो मॉलिक्यूल नहीं है, तो ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, तो आपको पता है, तो दो जब मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस, रिवर्सल और डैश प्रोसेस। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया, हाइड्रोलिसिस में हम वाटर को ऐड करते हैं। अगर ये कोई चीज़ है, इसमें वाटर को ऐड कर दिया, हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। अगर इसमें से वाटर को निकाल लें तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कंडेंसेशन। तब होता कैसे है, देखें, अगर कोई दो चीज़ हैं, ये दो कोई चीज़ें हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हमने जोड़ना है, ज्वाइन करना है, इनमें से वाटर को निकाल के इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। अगर यही दो चीज़ें, अब इसको हमने तोड़ना है, ठीक है, ये ऐसे था, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम वाटर को ऐड करेंगे, पहले निकाला था, वाटर को ऐड करेंगे और ये दो टूट जाएंगी, ठीक है। जब वाटर को निकालना कंडेंसेशन, वाटर को ऐड करना हाइड्रोलिसिस, तो कंडेंसेशन इसका 20 का आंसर है। इसी का दूसरा नाम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी है। डिहाइड्रेशन का मतलब है वही पानी निकालना, और पानी निकाल के हम कोई चीज़ बना रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, प्रोटीन आर द मेन डैश ऑफ द सेल। क्या है? प्रोटीन्स जो हैं एक्चुअली, देखिए, हमारा जो मेन सेल जो है 70% बना होता है वाटर से, रिमेनिंग 30% है। इसमें रिमेनिंग 30% का जो मेजर पोर्शन है, मोर देन 50% या 50% ही प्रोटीन बना रहे होते हैं। तो ये इस मेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं सेल का, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, ठीक है, फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं प्रोटीन, ऐसा नहीं है, बट मेन जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं सेल का, वो क्या होती हैं? वो प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद सेल वॉल में भी एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब सेल वॉल कहाँ एब्सेंट है? प्लांट में तो आपने पढ़ा है सेल वॉल होती ही होती है, एल्गी में भी आपने पढ़ा है सेल वॉल होती है, फंजाई की तो क्लासिफिकेशन भी ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल ही कर रहे होते हैं, तो ए और बी नहीं हो सकता, सी में भी फंजाई आ गया। तो अब डी में बैक्टीरिया का बोलेंगे, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसमें भी होती है, पर बैक्टीरिया का एक ग्रुप है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। अब ये अच्छा एमसीक्यू भी है कि बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। आर्की, ये जो आर्की है, ये एक्चुअली आर्की बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ये ग्रुप है, तो बैक्टीरिया जो है एक्चुअली ऐसे ग्रुप बना सकते हैं इनमें विदाउट सेल वॉल हों, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्म बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब जहाँ भी है वहाँ बैक्टीरिया का मतलब होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया सेल में कहीं कहीं अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, इन्वेजिनेट होती है, इसको हम कहते हैं मेसोसोम्स, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं, और मेसोसोम के फंक्शन इन्होंने मेंशन कर दिए हैं, सेल डिवीजन भी है, डीएनए रेप्लिकेशन भी है, ठीक है, तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा। मगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि मेसोसोम कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर हम यूकैरियोट से मेसोसोम को कंपेयर करें तो कैसे, किस ऑर्गेनल से ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा एमसीक्यू आपको बन सकता है, या आया हुआ भी है शायद किसी ईयर में। अच्छा, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग है सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, ठीक है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है, तो बहुत बार इलेक्ट्रॉन जो हमारा बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर है, रिस्पायरेशन का पूरा पार्ट ही इसी पे है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक है, तो पूरा वो चैप्टर इसी पे बेस है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ए में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया बी में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया डी में भी है, तो बचा क्या? सी बचा, गोल्गी, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जहाँ पर एक तो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये होता है कि जहाँ मॉलिक्यूल हाई हो उससे लो की तरफ, ठीक है, ये तो हो गया टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है जहाँ
वेयर कंसंट्रेशन कम हो किसी चीज़ की और कम से ज़्यादा की तरफ जाना। तो कम से ज़्यादा की तरफ जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और उस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बहुत बेसिक सा एमसीक्यू है, या आप 9 मैट्रिक में भी पढ़ते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव वैक्यूल्स एंड ऑटोफेगोसोम्स आर आल्सो नोन एज। देखिए, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, ऑटोफेगोसोम्स, एक्चुअली लाइसोसोम का कॉन्सेप्ट चेक करें। लाइसोसोम, चलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है, ये अगर लाइसोसोम बन गया मिसाल के तौर पर, ये लाइसोसोम बन गया सेल के अंदर, मगर इसने अभी कोई डाइजेशन नहीं की, कोई अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं किया, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम कहलाएगा। मगर जब ये डाइजेशन स्टार्ट कर देगा तब ये कहलाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। और सेकेंडरी लाइसोसोम किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ऑटोफेगोसोम्स का मतलब है, ऑटो का मतलब अपना ही, और फेगोसोम अपने ही चीज़ों को खाना है, अपनी चीज़ों को ख़त्म करना है। ये नॉर्मल भी हो सकता है, किसी डिजीज़ में भी हो सकता है, तो अभी फिलहाल उसमें नहीं जाते। तो ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअली डाइजेशन स्टार्ट कर चुका है, तो सेकेंडरी लाइसोसोम हो जाएगा। उसके बाद सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ, ठीक है, मेनली सेल वॉल बैक्टीरिया की बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, ये वर्ड ही बता रहा है। पेप्टाइडो का मतलब है कि प्रोटीन्स, ग्लाइकन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। तो होता ये है, कार्बोहाइड्रेट की ऐसी चेन्स होती हैं, उन चेन्स को प्रोटीन से आपस में जोड़ा हुआ होता है, ठीक है, या अमाइनो एसिड से आपस में जोड़ा हुआ है, एक ही बात है। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन बनाते हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकन का अब दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं, म्यूरिन हो सकता है, ठीक है, आपकी बुक्स में मेंशन है। और इसको जो सेक्युलस भी कहते हैं, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को। अच्छा भाई, अगला हमसे विच वन इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या चीज़ कॉमन है, देखें, बाइनरी फिजन क्या है, ये तो एसेक्सुअल प्रोटेक्शन है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है, आपने बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का कुछ नहीं पढ़ा होगा बैक्टीरिया के चैप्टर में, तो आपने ये जो है वो ह्यूमन के सेल में ही पढ़ा है, सेल वाला चैप्टर में। न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं होता है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होना है, राइबोसोम होते हैं बस। हाँ, ये होता है कि 80S होते हैं यूकैरियोटिक में और 70S होते हैं, छोटे राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक में, बट राइबोसोम्स तो हैं 80S 70S का कॉन्सेप्ट चेक नहीं कर रहे, तो बी आंसर हो जाएगा। देयर इज नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, ठीक है, इन सेंसिंग न्यूरॉन्स एक्सेप्ट। अब डेंड्राइट्स एंड न्यूरॉन्स क्या है, देखिए, हमारा जो एक न्यूरॉन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि उसके ऐसे एक्सटेंशन निकली होती है डेंड्राइड, जो कि ऊपर से कोई भी इंपल्स है उसको रिसीव करते हैं। फिर यहाँ सेल बॉडी आता है, फिर नीचे एक्सॉन होता है, एक्सॉन के अराउंड जो है वो माइलिन शीट भी होती है ताकि कंडक्शन की स्पीड तेज हो जाए। तो ऊपर की तरफ क्या है, डेंड्राइड, ये क्या कर रहा है, ये कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, कोई भी चेंज इन एनवायरनमेंट को रिसीव कर रहा है। एक्सॉन क्या कर रहा है, एक्सॉन आगे फर्दर कंडक्ट कर रहा है, आगे और न्यूरॉन होंगे उसमें भी ऐसे डेंड्राइड बने हुए होंगे, तो आगे फर्दर कंडक्ट कर रहा है। तो अब फ़र्क क्या आ गया, फ़र्क इनका आ गया, थिकनेस, लेंथ, ऐसा कुछ नहीं मेंशन, नन ऑफ द अबव भी मुश्किल ही होता है, यूजी का बहुत कम होता है। जो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, टर्मिनल पोर्शन, ठीक है, इसकी लोकेशन अलग है, इसकी लोकेशन जो है वो अलग है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगला है द न्यूरो ट्रांसमीटर, ये मैं बता देता हूँ पहले। अच्छा, अब अगला है हमारे पास, अच्छा, द न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिव आउटसाइड CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो एक्टिव वो कौन सा होता है, आपने पढ़ा होगा साइनेप्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि साइनेप्स में, यहाँ पर ये साइनेप्स में आता है हमारे पास एसिटाइल कोलिन, फिर एक्ट करता है, सोडियम गेट ओपन करता है, फिर टूट के वापस चला जाता है, प्री साइनेप्टिक में ही तो एसिटाइल कोलिन होता है यूजुअली, ठीक है। अ हार्मोन दैट प्लेज अ मेजर रोल इन सोशल बॉन्डिंग, चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपने मिल्क इजेक्शन के लिए आपने प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों का नाम सुना होगा, पर सोशल बॉन्डिंग, चाइल्ड बर्थ, ठीक है, इसमें ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ होता है। प्रोलैक्टिन जो है वो यूजुअली मिल्क के ही रिलेटेड होता है, चाइल्ड बर्थ में जो है वो ऑक्सीटोसिन का काम होता है। आपने पढ़ा होगा, ये भी मिल्क इंजेक्शन में भी पढ़ा होगा, सोशल बॉन्डिंग में शायद आपने ना पढ़ा हो, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शायद ना पढ़ा हो, मगर आपको अगर चाइल्ड बर्थ का भी पता है तो ऑक्सीटोसिन होगा। तो आपको MCQ आ गया, तो आप फिलहाल ये भी ज़हन में अब रख लें। MCQ सॉल्व करने का मकसद ये है कि नई चीज़ें सीखें, सोशल बॉन्डिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऑक्सीटोसिन का काम होता है। उसके बाद 26 है हार्मोन प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये आपको पता होगा, प्रोजेस्टेरॉन है। होता क्या है कि कॉर्पस लूटियम होता है, कॉर्पस लूटियम, ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है कुछ टाइम के लिए, मगर अगर प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, अगर तो प्रेगनेंसी ना हुई हो तो ये क्या हो जाता है, ये कॉर्पस लूटियम टूट जाता है, प्रोजेस्टेरॉन भी ख़त्म हो जाता है। मगर प्रेगनेंसी अगर हो गई हो, फर्टिलाइजेशन हो गई हो, तो कॉर्पस लूटियम कुछ महीनों तक, 2-2.5 महीने तक रहता है। फिर इसके बाद क्या करता है, अपना जो प्रोजेस्टेरॉन बनाने का फंक्शन जो है वो दे देता है प्लेसेंटा को, तब तक प्लेसेंटा बन चुका होता है और ये प्रोजेस्टेरॉन बन जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन है यूट्राइन लाइनिंग को मेनटेन रखना, ताकि फर्टिलाइजेशन हो गई है, अब जो फीटस है वो एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो चुका है, तो उसको मेंटेन रखना पूरा। उसके बाद अगला MCQ है मिडिल लेयर मेनिंजेस। देखिए, मेनिंजेस के अराउंड 3 लेयर होती हैं, पिया पहले, फिर अरेक्नॉइड, फिर ड्यूरा, ठीक है। आप पैड से याद रख सकते हैं, पैड, ठीक है, पिया अरेक्नॉइड, ड्यूरा। तो मिडिल पूछ रहा है, तो मिडिल है अरेक्नॉइड, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच गाइड्स स्मूथ
एंड एक्यूरेट मोशंस एंड मेंटेन बॉडी पोजीशन। जहाँ भी पोजीशन का आ जाए, इक्विलिब्रियम का आ जाए, वहाँ सीधा आपने मार करना है सेरिबेलम, ठीक है। इक्विलिब्रियम का ज़्यादातर पूछते हैं, सेरिबेलम ब्रेन का पार्ट है वो इस पे एक्ट करता है, इसको मेंटेन करता है। अच्छा भी अगला है वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्पुलेस्ट्रल सिस्टम इज़ अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्पेशली प्रेजेंट इन, ठीक है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये किसका स्पेशल करेक्टर है, ये काइनोडेंस का स्पेशल करेक्टर है, किंगडम एनिमेलिया में हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है राउंड वॉर्म्स बिलोंग टू विच फाइलम, ठीक है। तो राउंड वॉर्म्स का फाइलम जो है वो होता है हमारे पास निमाटोड, ठीक है। ये आपको इसकी एग्जांपल याद करनी पड़ेगी। निमाटोड होता है, इसको एसी एलमेंथस भी कहते हैं। और राउंड वॉर्म्स का एक जो स्पेशल करेक्टर है इसमें सूडोसिलोमेट होते हैं, ठीक है, सूडोसिलोमेट होते हैं। किंगडम एनिमेलिया में ज़रा किंगडम एनिमेलिया पूरा रट्टा मारना है, आपने याद करना है तो उसमें आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद अगला है सिल्वर फिश इज़, देखें ये फ़िश नाम आ रहा है, ऐसे और भी हैं जैसे जेली फिश होता है, सिल्वर फिश हो गया, क्रे फिश हो गया, ये क्या है, ये सारी फिश नहीं है, ठीक है। तो ये इंसेक्ट्स होती हैं सारे, ये इंसेक्ट के आप जब किंगडम एनिमेलिया में जब इंसेक्ट वाला पूरा टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आ रही होती हैं। उसके बाद अगला है टिश्यूज़ आर नॉट फाउंड इन दी फॉलोइंग एनिमल। कौन से एनिमल में टिश्यू नहीं होते। अब अगर आपको ये चीज़ समझ ना भी आए तो आप ये ध्यान में रखें, किंगडम एनिमेलिया जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, स्पंजिस पढ़ते हैं, ठीक है। स्पंजिस को पढ़े होते हैं या फाइलम पॉलीफेरा को पढ़े होते हैं, एक ही चीज़ है। तो आपको पता है किंगडम एनिमेलिया में हम लेस कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो लेस कॉम्प्लेक्स ऐसे ही होंगे जिनमें टिश्यूज़ ना हो, तो स्पंजिस मार्क कर देंगे हम इसमें। उसके बाद एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन ड्यू टू, ठीक है। ये पूछ रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम हो रही है, बस सिंपल ये पूछना चाह रहे हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं चेंजिंग कंडीशन विद इन द एक्टिव साइट, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं चेंजिंग कंडीशन विद इन द प्रोटीन फ्रेमवर्क। प्रोटीन फ्रेमवर्क में कंडीशन चेंज कर दी तो प्रोटीन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो एक्शन ही नहीं करेगी। रीअरेंजिंग द फैटी एसिड इन एक्टिव साइट, एक्टिव साइड में हमारे पास जो एंजाइम है प्रोटीन से बने हुए फैटी एसिड के एसिड लेना देना नहीं है। उसके बाद डिस्टॉर्टिंग द मॉलिक्यूल, डिस्टॉर्ट कर दिया तो एंजाइम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला है कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स कम्पीट विद। कॉम्पिटेटिव ये वर्ड ही बता रहे हैं, जो हमारी एंजाइम की एक्टिव साइड होती है वहाँ पर एक इनिबिटर और सबस्ट्रेट ये कम्पीट करते हैं लगने के लिए। नॉन कॉम्पिटेटिव जो है वो एलेस्टेरिक साइड होती है, एक ऑपोजिट तरफ, वहाँ पर नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर बाइंड करता है, एंजाइम की शेप चेंज कर देता है। तो कॉम्पिटेटिव इनिबिटर कहाँ पर किससे करेगा कम्पीट, सबस्ट्रेट से करेगा, क्योंकि एक्टिव साइड पे लगना है। अगला है नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर मॉलिक्यूल्स हैव, ठीक है। नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स का पूछ रहा है। नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स के पास क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर टू नॉर्मल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं, क्योंकि ये नॉन कॉम्पिटेटिव, अभी मैंने बताया एलेस्टेरिक साइड पे लगते हैं। सिमिलर होगा तो एक्टिव साइड पे लगे हैं, तो सिमिलर नहीं होता, शेप चेंज होती है। अ क्वाइट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सही है, थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। अगला देख लेते हैं अ डिफरेंट कन्फर्मेशन बट फिट इनटू नहीं, एक्टिव साइड पे फिट नहीं होते। अ सिमिलर कन्फर्मेशन बट डज नॉट, सिमिलर कन्फर्मेशन नहीं होती, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं जिंक आयन इज अटैच्ड एट द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। द जिंक आयन फंक्शन इज, जब हमने पढ़ा है एंजाइम के चैप्टर में डिटेल में कि मेटल आयन जब भी होते हैं एक्टिवेटर होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दोबारा करा दूं। एंजाइम जो है वो बना होता है प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट से। नॉन प्रोटीन पार्ट को को फैक्टर भी कहते हैं। को फैक्टर की फर्दर डिवीजन होती है किस में, एक ऑर्गेनिक में और हमारे पास इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में आते हैं मेटल आयन्स, ये क्या होते हैं, ये एक्टिवेटर होते हैं, मतलब एंजाइम की स्पीड बढ़ाते हैं, एंजाइम का काम करना बढ़ाते हैं। और डिटैचेबल होते हैं, मतलब काम जब ख़त्म हो जाए तो ये हट जाएंगे। उसके बाद जो ऑर्गेनिक है इसके अंदर कोएंजाइम आ जाते हैं, और दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है प्रोस्टैटिक ग्रुप, ठीक है। कोएंजाइम क्या होते हैं, ये विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं, विटामिन के डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें NADFAD इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद जो प्रोस्टैटिक ग्रुप हैं ये क्या करते हैं, ये टाइटली बाइंड हो जाते हैं, टाइटली बाइंड होते हैं एंजाइम के साथ। तो ये थोड़ी सी है इनकी डिवीजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिवेटर। अगला है व्हाट इज़ द बेस्ट फिजियोलॉजिकल pH फॉर ऑप्टिमम फंक्शनिंग फॉर द मोस्ट ऑफ द सेलुलर एंजाइम इन ह्यूमन। देखिए ह्यूमन के मोस्ट ऑफ सेलुलर एंजाइम जो 7 है हमारी न्यूट्रल pH के अराउंड होते हैं, तो 6 to 8 इसका आंसर हो जाएगा। एडेप्टेशन दैट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स बाय इट्स ओन एक्शन ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन विदाउट मॉडिफाइंग इट्स जीनोम, ठीक है। यही कह रहे हैं जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा पैदा हुआ, उसको तो कुछ नहीं आता, उसके बाद वो उसने क्या किया, उसने अपने एक्सपीरियंस से लोगों का बिहेवियर सीखे, उसके बाद लोगों से कैसे बात करनी है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी, सारी चीज़ें सीखी। क्या किया इसने, ये एक्वायर की चीज़ें, तो एक्वायर की, तो उसका उस बंदे का बड़ा होगा, शादी होगी, उसका आगे बच्चा पैदा होगा, वो दोबारा वो चीज़ें दोबारा सीखेगा अपनी ज़िंदगी में। वो ऐसे नहीं है कि अपने उसके बाप ने सीखी उसने वो इनहेरिट कर ली, तो नॉन हेरिटेबल होती हैं। उसके बाद फॉर एवोल्यूशनरी प्रोसेस टू अकर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जोग्राफिकल बैरियर, ठीक है। जोग्राफिकल बैरियर कौन सा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको
याद करने वाला भी है और इतना मुश्किल नहीं है वैसे। एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। बैरियर माउंटेन है, बैरियर बना लेते हैं, ओशन बैरियर बना लेते हैं, रिवर बैरियर बना लेते हैं, बट एटमॉस्फेयर जो है कोई बैरियर नहीं बना रहा होता, जोग्राफिकल बैरियर। अकॉर्डिंग टू द बायोजेनेरिक लॉ ऑफ अर्न्स्ट हैकेल, ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये इन्होंने डायरेक्ट एवोल्यूशन से सवाल है, डी इसका आंसर है। इसमें होता ये है कि ऑन्टोजेनी का मतलब ये है कि इंडिविजुअल का डेवलप होना रिकैपिटुलेट्स पाइलोजेनी का मतलब है एंसेस्टर से। तो जैसे एंसेस्टर बने थे वैसे ही उनके आगे इंडिविजुअल जो आगे जनरेशन आएंगे वो बनेंगी। तो इनका कहना ये था, ये भी बिल्कुल याद करने वाला है और इसका कोई हल नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द एनिमल स्पीशीज़ ऑफ गैलापागोस रिजेंबल स्पीशीज़ लिविंग ऑन दी, ठीक है, ये भी आपके बुक में मेंशन है, साउथ अमेरिका मेनलैंड, इसका आंसर है, ये भी याद करने वाला है। ठीक है, अगला है डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टीन इज कैरी टू द लिवर बाय, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास इंटेस्टीन का पार्ट है ड्यूडिनम, जुजिनम, इलियम, फिर यहाँ पर इंटेस्टीन में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है, फाइनली इलियम तक। एब्जॉर्प्शन के बाद वो कहाँ जाते हैं, वो हेपेटिक पोर्टल वेन में जाते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन फाइनली इनको लिवर में ले जाती है एब्जॉर्ब पार्ट को। अगला है डैश प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस बाय वाइट ब्लड सेल इन रिस्पॉन्स टू डैश एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। कौन सी प्रोटीन वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं, वाइट ब्लड सेल आपने पढ़ा होगा कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ कहाँ है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, सी तो नहीं होगा। उसके बाद किसके रिस्पॉन्स में, एंटीजन, कोई भी ऐसी चीज़ आए जो कि बॉडी हमारी आइडेंटिफाई करें हमारी अपनी बॉडी की नहीं है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, तो इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, ये आंसर है। द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द बॉडी एम्प्टी द लिम्फ इनटू ब्लड स्ट्रीम एट, देखिए लिम्फेटिक वेसल जो हैं ये कहाँ पर एम्प्टी करते हैं, ये थोरेसिक डक्ट में जाती हैं, थोरेसिक डक्ट से चली जाती हैं सबक्लेवियन वेन या जंक्शन ऑफ जगुलर वेन, इंटरनल जगुलर वेन या सबक्लेवियन वेन। तो डायरेक्टली कोई जंक्शन का मेंशन नहीं किया हुआ, डायरेक्टली सबक्लेवियन ही मेंशन है, तो ये इसी ऑप्शन होगा। ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड इन द कैपिलरीज एडजस्टेड बाय, देखें कैपिलरीज में क्या होता है, पहले देखें यहाँ पर आर्टरी है, इस साइड कैपिलरी है, इस साइड वेन है। तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, आर्टरी से आर्टियोल्स वगैरह, ठीक है, आर्टरी से फिर आएगा ब्लड जो कैपिलरीज में आना है, कैपिलरीज में गुच्छा होती है, बहुत सारी होती हैं, ठीक है, फिर दोबारा मिलके ये वेन बना रही होती हैं ऐसे। कैपिलरीज में ब्लड आने के लिए यहाँ पर एक मौजूद होता है जिसको कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, ठीक है, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर ये मौजूद होता है, ये टाइट हो जाता है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जो कैपिलरी में आ चुका है। तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर ये कंट्रोल कर रहा होता है कितना आना है ब्लड, कितना नहीं आना है, सारी चीज़ें। उसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर वाटर, ये कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है, ये मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना देता हूँ, इस तरफ बना देता हूँ प्योर वाटर, यहाँ बना देता हूँ सॉल्यूशन। अब ये कह रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या प्रेशर लगा रहा है, सेपरेटेड बाय परमेबल वाटर फ्रॉम प्योर वाटर, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर वाटर। तो सॉल्यूशन क्या लगा रहा है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। इसको हम ये भी कहते हैं कि इतना मैक्सिमम प्रेशर कि प्योर वाटर जो है फ्लो ना कर जाए सॉल्यूशन में, ये दूसरी तरह इसको ऐसे डिफाइन करे होते हैं, मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड सो दैट द प्योर वाटर डज नॉट फ्लो इनटू द सॉल्यूशन, तो वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर ही होता है, दूसरी डेफिनेशन इसकी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन मसल सेल्स, ठीक है, ऐसा कौन सा नहीं है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनता है, टायर्डनेस हो जाती है, पेन होता है, उसके बाद फटीक होती है, क्रैम्प्स होते हैं, बट एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती, क्यों, क्योंकि एनारोबिक हो रहा है, एनारोबिक एनर्जी यील्ड ही कम है तो कंज्यूम कम ही होगी। द रेस्पिरेटरी सरफेस एग्जिबिट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इट मस्ट बी परमेबल, यही आंसर होगा, परमेबल होगी तो ही गैसेज एक्सचेंज होंगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एल्वुला है, यहाँ ब्लड कैपिलरी है, तो ऑक्सीजन अगर यहाँ आएगी, ठीक है, सॉरी यहाँ से ऑक्सीजन अगर यहाँ होगी, ये परमेबल एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरी दोनों परमेबल हैं, तो ऑक्सीजन ब्लड में आएगी पूरी बॉडी में जाएगी। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ आ रही है ब्लड में, ये दोनों ब्लड और एल्वुलाई परमेबल हैं, तो ये वापस एल्वुलाई से वापस जाएगी, तो परमेबल होना बहुत ज़रूरी है। थिक फॉर लो डिफ्यूजन, ऐसा नहीं है हम डिफ्यूजन तो चाहते हैं बेहतर हो, तो अगर थिन होना चाहिए सरफेस जो है। उसके बाद शुड बी नॉन वेस्कुलराइज, नॉन वेस्कुलराइज ज़्यादा वेसल होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये एल्वुला है, इसके जितनी ज़्यादा अराउंड वेसल हैं तो ब्लड से ही इसने गैसेज को एक्सचेंज करना है, जितनी ज़्यादा वेसल है उतनी ज़्यादा गैसेज एक्सचेंज होगी, जितनी कम है उतनी कम होगी, तो वेस्कुलराइज होना चाहिए। इट शुड हैव लो वेंटिलेशन मैकेनिज्म, नहीं हमने वेंटिलेशन तो करनी है, मकसद हमारा ये, लो वेंटिलेशन क्यों रखेंगे, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट आपको मैंने पहले भी बताया कि बैक्टीरिया फंजाई नहीं हो सकता, ठीक है, प्रोटिस्ट नहीं हो सकता, अमीबा नहीं, ई कोलाई बैक्टीरिया का टाइप है जो हमारे इंटेस्टीन में भी मौजूद होता है, और क्या बनाता है, ये विटामिन के बनाता है। विटामिन के क्या किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड को क्लॉट करने में अगर चोट वगैरह लग जाए ब्लड निकलना रुक जाता है, जब क्लॉट हो जाता है तो उसमें हेल्प कर रहा है। नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कितनी होती हैं भाई, नंबर ऑफ लेयर्स ग्राम नेगेटिव में
ये होती हैं हमारे पास 2 होती हैं। और ग्राम पॉजिटिव में कितनी होंगी? 1 होंगी, मगर वो क्या होगी? थिक होगी। क्यों? क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकेन की अमाउंट ज़्यादा है, ग्लाइकेन ज़्यादा है। इसमें एक आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होती है ग्राम नेगेटिव में। आउटर मेम्ब्रेन और लिपोपॉलीसेकेराइड उसके पास अटैच होते हैं। ठीक है, डिटेल में स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है, जो हमारी पूरी एमडी कैट की लिस्ट है, प्ले लिस्ट है। अगला एमसीक्यू है, द डिवीजन ऑफ कोकाई इन 3 प्लेन फॉर्म सार्सिना। ठीक है, सार्सिना क्या होता है एक्चुअली? देखें, 2 होंगे तो डिप्लोकोकस, उसके बाद 4, 2 से 4 बन जाएंगे टेट्राड, 4 से 8 बनेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सार्सिना। तो 8 होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ट्यूबरक्लोसिस एंड नमोनिया आर कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव, यही सही स्टेटमेंट है। ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, जो नमोनिया जो कॉज करता है वो भी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ही होता है। ग्राम पॉजिटिव ओपन मैंने बताया कि क्या है उसकी, ग्राम पॉजिटिव के पास एक सेल वॉल की एक लेयर है और पेप्टाइडोग्लाइकेन ज़्यादा है, थिक है सेल वॉल। तो ये क्या है इसका? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कुछ करेक्ट्स हैं। अगला देख लें, नाइटिफाइंग बैक्टीरिया एग्जाम्पल। नाइटिफाइंग बैक्टीरिया एक्चुअली क्या करते हैं कि प्लांट्स में, लेजुमिनस प्लांट्स में मौजूद होते हैं। ये प्लांट जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है, तो वो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करके प्लांट को यूज़ करा देते हैं और प्लांट को दे देते हैं और प्लांट वो यूज़ कर लेता है। तो क्या कर रहे हैं ये क्या है एक्चुअली? केमिकल की फॉर्म में केमिकल का पूरा ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद ईच ह्यूमन टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है, टेस्टिस में 250 to 300 लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है। और हर लोब्यूल में 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं? पूरा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाना और सारा जितनी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। अगला है, विच सेल इन ह्यूमन मेल इन द ह्यूमन मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं लीडिंग सेल। ठीक है, अगर मैंने जैसे बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं लीडिंग सेल्स। ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं सेटोली सेल्स भी होते हैं। सेटोली सेल का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्मेटिड्स जो हैं वो बनने हैं उनको। और लीडिंग सेल जो है ये मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना है। टेस्टोस्टेरोन ही क्या है कि मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी देता है और सारा सेक्सुअल जो पूरा साइकिल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड अंडरगो फर्दर डिवीजन इन दी। ठीक है, ये होता ये है कि फर्टिलाइज जब हो जाता है ओवम तो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो ऐसा कुछ होता है, या फीमेल की ओवरीज होती हैं, तो ये फ्लोपियन ट्यूब में रीजन होता है एम्पुला, वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म एग मिलते हैं और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास यूट्रस वाला एरिया। नीचे सर्विक्स होता है या नीचे वजाइना होता है। यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम में क्या होती है? इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो यूट्रस की जो पार्ट है वो भी कहाँ पर? एंडोमेट्रियम में। और स्पेसिफिक पूछा जाए तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेवल ऑफ LH इज मैक्सिमम इन ब्लड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। LH का फंक्शन क्या है? इसने कराना है ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होती है कि ये अगर ओवरी है, ओवरी में से एग को निकालना, ये ओवुलेशन कहलाता है। और ये कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होता है। अगर 28 डेज़ की साइकिल है तो 14 डे पे हो रहा होगा। तो LH का मेन फंक्शन ये है। तो यहाँ पर ओवुलेटरी स्टेट, ओवुलेशन स्टेज, इसका ऑप्शन हो जाएगा। मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साइफिलिस, यानी साइफिलिस क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। गोनोरिया हो गया, साइफिलिस हो गया। ठीक है, एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आ रही होती हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कैसे आएंगी? मेन इसका सोर्स होगा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही होगा। एड्स में आ सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, डी ऑप्शन है। व्हाट इज़ फॉल्स अबाउट कार्टिलेज? कार्टिलेज का मैंने आपको पढ़ाया है सपोर्ट एंड मूवमेंट में, अगर वो वीडियो अपलोड नहीं हुई तो हो जाएगी। तो उसमें होता ये है कि कार्टिलेज में बोन जो है वो होती है वेस्कुलर, मतलब इसके पास होती है ब्लड सप्लाई। ठीक है, वह कार्टिलेज की ए वेस्कुलर होती है, इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती। बड़ा ये अच्छा MCQ बन जाता है इससे। ठीक है, तो दे आर मैनी ब्लड वेसल इन द कार्टिलेज। तो फॉल्स बताना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल बोन और कार्टिलेज दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं। एंड्स ऑफ बोन्स पे होती हैं, बिल्कुल जो 2 बोन्स, अगर एक बोन है ये दूसरी बोन है, इसके एंड पे होंगी ताकि फ्रिक्शन ना हो। सॉफ्टवेयर होती है बोन से, बिल्कुल सही है। ठीक है, अराउंड 80% तक इसमें वाटर होता है और ये सॉफ्टवेयर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मसल कंपोनेंट एंड दैट एक्ट एज अ स्टोर फॉर एनर्जी। कौन सा कंपोनेंट है? देखें, ATP जो है मसल में, जब मसल के हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ATP बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। फिर जो सेकेंडरी सोर्स होता है वो होता है क्रिएटिन फॉस्फेट। मायोग्लोबिन का तो काम है हमारे पास, स्टोर करता है ये ऑक्सीजन को। क्रिएटिनिन फॉस्फेट में क्रिएटिन फॉस्फेट भी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्केलेटल मसल फाइबर्स इन ह्यूमन। ठीक है, कौन से नहीं मिलता? नॉट है ये। ठीक है, स्केलेटल मसल जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बिल्कुल सही है। मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। जो लास्ट है वो ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है हिप जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स। हिप जॉइंट्स के कौन से बोन के
हिंज जॉइंट, सॉरी हिंज जॉइंट कौन से बोन्स के बीच में होता है? हिंज जॉइंट वो है जो कि जैसे हमारे दरवाजे की मूवमेंट है, ठीक है, टू डायरेक्शन में मूवमेंट जो है वो अलाउ करे। जैसे बाइसेप है, हमारे आर्म की मूवमेंट है, फ्लेक्जन एक्सटेंशन। जो हमारी आर्म में बोन है ह्यूमरस, तो जो हमारी आर्म की बोन है ह्यूमरस और रेडियस वेलना हमारे फोर आर्म में मौजूद होती है। उन दोनों के बीच में जो हमारे फिर एल्बो जॉइंट बनता है और वो हमें मूवमेंट फ्लेक्जन एक्सटेंशन करने में अलाउ करता है, तो ये हिंज जॉइंट होता है वो। टेस्ट क्रॉस इज मेड टू चेक द जीनोटाइप ऑफ अ ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेज अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि कोई भी किसी को चेक करने के लिए कि वो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। तो एक होमोजाइगस से हम क्रॉस करा देते हैं। होमोजाइगस का मतलब दोनों स्मॉल वाले लेटर्स होंगे उसके पास, और उसको इससे क्रॉस करा देंगे जो अननोन है, फिर वो चेक हो जाएगा कि वो होमोजाइगस है या तो हेट्रोजाइगस। होता ही ऐसे है कि अगर मैं पेडिग्री बना दूँ यहाँ पर, एक तो हमें पता है होमोजाइगस है, दोनों स्मॉल टी लिख दिए। टी कोई भी करेक्टर को शो कर सकता है। अगर दूसरे के साथ हमें पता नहीं है, बस हम क्रॉस करा रहे हैं, अगर दोनों तो कैपिटल टी होगा तो सारे कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे, मतलब सारे डोमिनेंट करेक्टर उसमें शो हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर तो यहाँ मैं दूसरा क्रॉस बनाता हूँ, एक तो हमें पता है वो क्या है, रिसेसिव है, बना दिया। दूसरा, अगर मिसाल के तौर पर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो हमें पहले नहीं पता था, क्रॉस कराने के बाद उसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे आएंगे, दो ऐसे आएंगे जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी होगा और दो ऐसे आएंगे जिन दोनों के पास स्मॉल टी होगा। तो ये ऐसे शो पता चल जाता है। तो ये बी इसका ऑप्शन होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन आर एच नेगेटिव वुमेन मैरिड आर एच पॉजिटिव मैन एंड कंसीव अ चाइल्ड हु इज आर एच पॉजिटिव, ठीक है। ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टाइलिस की कंडीशन पूछ रहे हैं। उसका दूसरा नाम जो है वो हमारे पास होता है मैटरनल फीटल इनकम्पेटिबिलिटी। इसमें होता ये है कि अगर मिसाल के तौर पर ये मदर का वूम है और ये बच्चा है, तो ये मदर का ब्लड जो है वो आर एच नेगेटिव है और बच्चा जो पैदा हो रहा है उसका आर एच पॉजिटिव है। तो पहली प्रेगनेंसी में ऐसा हो सकता है कुछ ब्लड जो है वो बच्चे का जो है वो सीप कर जाए मदर के ब्लड में, तो मदर के ब्लड में आएगा तो मदर के ब्लड जो है कुछ एंटी आर एच बना लेंगे, एंटी आर एच। तो अगला जब बच्चा पैदा हो रहा है, मिसाल के तौर पर नेक्स्ट प्रेगनेंसी है, वही है मदर का नेगेटिव है और बच्चे का अगली प्रेगनेंसी में पॉजिटिव है, तो एंटी आर एच मतलब एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच जो है वो प्रेजेंट है और वो क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को और फीटस में जाकर उसके ब्लड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये कंडीशन होती है। अगला है डीएनए स्टोर्स बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इन डिस्क्रीट यूनिट टर्म एज, ठीक है। ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी जिसकी डेफिनेशन है जीन्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टू स्टडी सेक्स लिंकेजेस इन ड्रोसोफिला मॉर्गन मेटेड वाइट आइड मेल। वाइट आइड क्या था? ये रिसेसिव करेक्टर था विद वाइल्ड टाइप रेड आइड फीमेल। रेड आइड फीमेल क्या है? ये डोमिनेंट है। व्हाट विल द फिनोटाइप ऑफ ऑस्प्रिंग? आपको पता है F1 जनरेशन में हमेशा क्या आता है? डोमिनेंट करेक्टर शो होता है। तो ऑल रेड आइड मेल इन फीमेल्स, ठीक है, हमेशा डोमिनेंट आता है F1 में, फिर आगे जाके वो चीज़ें जो चेंज हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। हीमोफीलिया नहीं, एक्स लिंक रिसेसिव है। कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक रिसेसिव है। ये है आपके पास हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, ठीक है, ये एक्स लिंक डोमिनेंट। आपकी बुक से क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल। मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन कैन बी ट्रेस थ्रू, ठीक है। ह्यूमंस में जो है वो टेस्ट क्रॉसिंग हो सकता है, जाहिर है। कैसे क्रॉसिंग जो है वो रैंडमली कैसे कराएंगे? तो पेडिग्री हम मतलब अबाव आजाद वगैरह से सारा ये देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो MD CAT 2022 का UHS का पेपर है, बायोलॉजी पोर्शन।